Assalamu alaikum, this is Abdul Munif and you are learning physics with me. इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है हमारे पास, दैट इज फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन को डील करेंगे हम. फ्रिक्शन को एक और नाम से याद किया जाता है, दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. फ्रिक्शन की अगर मैं डेफिनेशन के हवाले से बात करूं, इट इज फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी के मोशन को रुकावट जो पैदा करती है फोर्स, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन. अगर किसी भी चीज को, लेट सपोज मैं कोई भी बड़ा सा एक बॉक्स लेकर यहाँ पे जमीन पे रख देता हूँ और उसको आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस महसूस होगी. दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दैट बॉडी विथ सरफेस. सरफेस और बॉडी की कॉन्टेक्ट की वजह से मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी. अगर मैं उसी को हैंग करता और उसको हल्का सा भी पुश करूंगा तो वो नॉर्मली मूव करना स्टार्ट कर देगा. लेकिन अगर मैं उसको किसी चीज पे स्लाइड करवा रहा हूं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी. दैट इज बेसिकली द फ्रिक्शन फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग में इसको क्यों कहता हूं सेल्फ एडजस्टिंग? इसलिए इसको कहा जाता है कि लेट सपोज यहां पे एक फोर्स मौजूद है, एक बॉक्स मौजूद है, मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये स्टार्टिंग में अगर मैं थोड़ी फोर्स लगाऊंगा और इसका वजन ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है, वेट इज बेसिकली द फोर्स, तो क्या होगा, मुझे थोड़ा हल्के से फोर्स में इसमें कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आएगी. मूवमेंट नजर नहीं आने का मतलब क्या होगा, दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है. अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होती तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, अगर फ्रिक्शन कम होती तो ये आगे की तरफ मूव करता. लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स के दोनों फोर्सेस आपस में बराबर है. मैं अपनी फोर्स थोड़ी और बढ़ाता हूं. मैं लेट सपोज अपनी फोर्स कर देता हूं 5 न्यूटन. पहले 1 न्यूटन से मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन फिर भी इसका वेट जो है वो ज्यादा है. इसका वेट ज्यादा होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होगी और ये आगे नहीं बढ़ रहा अब भी. तो अब मैं क्या कहूंगा, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वही था या बढ़ गया? इसका फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया, क्योंकि अगर कम होता तो ये आगे मूव कर लेती बॉडी. इसी तरीके से ये खुद को सेल्फ एडजस्ट करती रहती है ये फोर्स, इस वजह से इसको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहा जाता है. वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऊपर इसका होता है नॉर्मल रिएक्शन, जो टेबल इसके ऊपर अप्लाई करेगी, तभी ये एक जगह पे मौजूद है बॉडी. दोनों तरफ से, एक आगे पीछे की तरफ जो फोर्स लग रही है या ऊपर नीचे फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ वेट लगेगी और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट बॉडी. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, दैट इज स्टैटिक फोर्स, एफ ऑफ एस, इसको हम जाहिर करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. आर इज व्हाट, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दैट बॉडी, दैट इज इक्वल टू वेट, और ये वेट के बराबर होती है. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बॉडी और वेट दोनों हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे. किसी चीज का अगर वेट ज्यादा है तो उसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, किसी चीज का वेट कम है तो उसको फोर्स कम लगानी पड़ेगी. दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शनल फोर्स. ये रिएक्शन फोर्स, ठीक है, दैट रिएक्शन फोर्स ऑफ दैट टेबल. अगरचे एफ एस से इसको जाहिर करता हूं, मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहता हूं तो इक्वल्स टू के साइन आएगा और इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन कांस्टेंट, और दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय म्यू. इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी इसको बोला जाता है, एंड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन आर से जो रिप्रेजेंट होगा. मुझे अगर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए तो दैट विल बी इक्वल टू एफ एस अपॉन आर. द रेशियो ऑफ स्टैटिक फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर इज इक्वल टू एम जी. तो यहां पे अगर मैं आर की जगह पे एम जी लिखूं तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी. दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने. न्यूमेरिकल्स में दोनों चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं. कभी कभी हमें कोफिशिएंट दिया जाता है और नॉर्मल रिएक्शन दिया जाता है तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिया जाता, मास दिया जाता है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ. तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं फ्रिक्शन की, लातार टाइप्स अब हम अभी तक कर चुके हैं. तो 4 अब इस किताब में जो आपके पास, इस कोर्स आउटलाइन में जो आपके पास मौजूद है, 4 इकसाम की फ्रिक्शनल फोर्स आप पढ़ेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी? वो फ्रिक्शन जो बॉडी में मौजूद हो जब तक आपकी बॉडी मूव ना कर रही हो.
मैं किसी बॉडी को धक्का दे रहा हूँ, आपके पास गाड़ी मौजूद है, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, मूव नहीं कर रही, थोड़ा और जोर बढ़ा रहे हैं, स्टैटिक फोर्स बढ़ा रहे हैं, उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रही। आपने क्या फोर्स कम कर दिया? नहीं, मैं फ्रिक्शनल फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी खुद को एडजस्ट करती हुई आ रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ती आ रही है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स तब तक रहेगी स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक गाड़ी मूव नहीं करती। मूव करने से पहले जितनी भी आप फोर्स लगाएंगे उस पर जो फ्रिक्शन लग रही होगी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव कर रही हो, मैंने धक्का लगाया, आराम आराम से बढ़ाता गया, फोर्स बढ़ाता गया, फोर्स बढ़ाता गया, पहले एक लड़का था, दूसरे लड़के को बुलाया, फिर भी आपकी गाड़ी मूव नहीं की, तब तक भी स्टैटिक फ्रिक्शन। तीसरे बंदे को बुलाया, मैंने गाड़ी को धक्का लगवाया, गाड़ी ने मूव नहीं किया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। जब चौथा बंदा आया, मैंने गाड़ी को धक्का लगवाया और गाड़ी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, नाउ द कार इज इन मोशन, तो मोशन की हालत में जो उसमें फ्रिक्शन लग रही होगी दैट विल बी नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन? जब एक बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही हो, रगड़ रही हो, लेट सपोज कोई स्क्वायर बॉक्स है, उसको मैं एक सरफेस के ऊपर धक्का दे रहा हूं, तो स्लाइड कर रहा हूं बेसिकली मैं। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जब स्लाइड कर रही होगी दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसमें जो फ्रिक्शन पाई जाएगी उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगी? रोलिंग फ्रिक्शन होगी जब एक बॉडी जो स्फेरिकल शेप में हो, स्फेरिकल शेप में हो, राउंड हो, तो राउंड शेप में जब कोई बॉडी एक सरफेस के ऊपर चलना स्टार्ट करे तो अब वो कहलाएगी रोलिंग फ्रिक्शन। लेट सपोज मैं एग्जांपल दे सकता हूं गाड़ी का, जो व्हील आपके पास नॉर्मली कार्ट के व्हील होते हैं, व्हील जब भी एक सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं, रोड के ऊपर, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। अज्यूम करें कि आपके अगर गाड़ी के जो टायर्स हैं वो स्क्वायर शेप में, ट्रायंगल शेप में होते, तो क्या होता, स्लाइड हो रहे होते, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती या कम होती? चलने में मुश्किल पेश आती। दैट्स वाई आप स्क्वायर, स्फेरिकल शेप में, राउंड शेप में व्हील्स आपके बनना स्टार्ट हुए। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ये याद रखना है आपने। ये न्यूमेरिकल का सवाल है, न्यूमेरिकल में सॉरी, ये आपके पास एमसीक्यूज का सवाल है, एमसीक्यूज वगैरह में आता रहता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, या इसको उल्टा बनाया जा सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर और डिक्रीजर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, और डिसएडवांटेजेस भी फिर देखनी पड़ेंगी हमें। तो एडवांटेजेस कुछ हैं इस फ्रिक्शन के। एडवांटेजेस क्या क्या हैं आपके पास? इट इनेबल्स अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, हमें ग्राउंड पे चलने के काबिल बनाते हैं। लेट सपोज करें कि कोई एक ऐसी बॉडी हो जो बहुत स्लिपरी हो, अब उसके ऊपर चल रहे हैं, या कभी कभी हो जाता है ना, आपके टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं और उस पर ताज़ा ताज़ा किसी ने सोप के पानी से जो है वो साफ किया हो, तो क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं आप लोग, चलने में मुश्किल पेश आती है। अगर ये फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो तो आप चल नहीं पाएंगे, तो फ्रिक्शन आपको चलने के काबिल बनाती है। थ्रेडिंग ऑन कार टायर्स इज डन टू प्रोवाइड नेसेसरी फ्रिक्शन फोर्स टू मूव स्मूथली। गाड़ियों के ऊपर आपने देखा होगा जो टायर होंगे उसके ऊपर थ्रेडिंग हुई होती है, उसमें निशानात बने हुए होते हैं, उसमें थ्रेड होते हैं, सिंपल स्मूथ टायर्स नहीं होते। दिस इज जस्ट बिकॉज कि उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पैदा हो ताकि आपकी गाड़ी नॉर्मली चलना स्टार्ट करे, वरना क्या होगा, ब्रेक लगाएंगे गाड़ी स्लिप हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है टायर काफी पुराने हो जाते हैं, उसमें से थ्रेड्स जब खत्म हो जाते हैं तो गाड़ियां स्लिप होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो आपके पास एक एडवांटेज है। नेल्स जो हैं अगर मैं किसी वुड वगैरह में लगा रहा हूं तो क्या होता है, वापस निकालने में मुश्किल पेश आती है अगर ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन उसमें पेश ना आती तो स्मूथली वो बाहर आ जाता और आपको चीजें लगाने में मुश्किल पेश आती। इसी तरीके से कोई बॉडी वगैरह है जो हैंग कर रहे हैं आप दीवार से, नट बोल्ट लगा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, वो सिंपली फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन उसमें ना होती तो वो नट बोल्ट वहां पे ना लगे रहते, वो स्मूथली निकल जाते बाहर। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस सबसे बड़ी तो ये है कि आपका बहुत एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो फ्रिक्शन की वजह से जाया हो जाता है, आपको काम नहीं आता। वो आपके मशीन कोई चल रही है तो 100% एफिशिएंसी उसकी कभी भी नहीं हो सकती। जितना आप उसको वर्क कहेंगे, इनपुट दे रहे हैं, उतना 100% आपको आउटपुट नहीं देगा, जस्ट बिकॉज के फ्रिक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी आपके। इसी तरीके से आपने देखे होंगे मशीनरी के ऊपर निशानात पड़ जाते हैं कभी कभी ना, तो वो निशानात क्यों होते हैं? वो निशानात इस वजह से होते हैं कि आपकी मशीन के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है।
कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहते हैं आपकी बाइक का इंजन सीज हो गया, क्यों? आपका जो है ऑयल ख़त्म हो गया था। वो फ्रिक्शन हो कि उसमें क्या होता है, उसमें निशानात पड़ जाते हैं और निशानात पड़ने की वजह से वो एक दूसरे से जाम हो जाते हैं। तो इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या होगा? मैं ऑयलिंग कर सकता हूँ। हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल इस्तेमाल करते हैं जो बाइक में आपके पास नॉर्मल मौजूद है, ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, तो ये रिड्यूस करते हैं आपके फ्रिक्शन को। इसके हवाले से एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मेटल ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, एम आपके पास गिवन है, दैट इज 4 kg, रेस्ट ऑन अ टॉप ऑफ मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस इज 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास 0.2 है। 0.2 इसको कोई यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेशो है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। What force parallel to the surface is needed to move the box? मुझे बताइए कि कितना फोर्स आपको लगाना होगा कि वो बॉडी मूव करे। तो F आपको रिक्वायर्ड है। तो फॉर्मूला आपके पास पता है कि म्यू आर आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे कि आर अगर मौजूद ना हो, नॉर्मल रिएक्शन आपके पास गिवन ना हो, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, वेट बराबर होता है mg के, और मास आपके पास गिवन है, g कांस्टेंट होता है 10। तो मैं लिख सकता हूं मास और g की वैल्यू लिख सकता हूं यहाँ पे। तो मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगा, r की जगह पे r की वैल्यू लिखूंगा, दैट इज mg। सो f विल बी इक्वल टू 0.2 जो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, 4 जो कि मास की वैल्यू है, एंड 10 जो कि आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है। इसको जब तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8, और यूनिट होगा मेरे पास न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे, चैप्टर नंबर 5। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा ताकि समझने में और ज़्यादा आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।